वेलकम टू सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स स्टैटिस्टिक के मॉडल सॉल्विंग सेशंस में आज अपन करने वाले इंडेक्स नंबर की एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट योर चॉइस ऑफ आंसर बाय राइटिंग टी फॉर ट्रू। बेसिकली चार ऑप्शंस है, उसमें से एक ट्रू है, तीन फॉल्स है, तो तुमको ट्रू को टिक करना है। एक्चुअली मॉड्यूल के हिसाब से इसका ए ऑप्शन दिया है, बट मेरे ख्याल से बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यू कैन चेंज द आंसर। सो पहले एक एक करके चालू करते हैं। डी, फिशर इंडेक्स नंबर इज नॉट अ आइडियल इंडेक्स नंबर। तो वाई इट इज रॉन्ग, तो सबसे पहले वहां से चालू करते हैं। फिशर इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखा इज कॉल्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर, पेज नंबर 13 पे, मतलब डी ऑप्शन तो गलत हो गया, फॉल्स है। वेटेड इंडेक्स नंबर मेक्स देम लेस रिप्रेजेंटेटिव, रॉन्ग। वेटेज की वजह से इंडेक्स नंबर मोर रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, तो सी भी रॉन्ग है। नाउ बी के ऊपर आते हैं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर द बेस्ट मेथड ऑफ थियोरेटिकल ग्राउंड इज नॉट द बेस्ट मेथड फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरे हिसाब से करेक्ट है। इसके लिए ना दो तीन जगह रेफरेंसेस मिलेंगे। मॉड्यूल का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36, मॉड्यूल का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, थियोरेटिकली GM is the best average for construction of index number, but in practice AM is used। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि थियोरेटिकली ऑन पेपर ज्योमेट्रिक मीन परफेक्ट मेथड है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से प्रैक्टिकली AM यूज करते हैं अपन। और इसका आंसर ट्रू दिया है मॉड्यूल ने खुद ने 36 का। अब वही अगर मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स बेस्ट मेथड ऑन थियोरेटिकल ग्राउंड, थियोरेटिकली जो बेस्ट है इज नॉट बेस्ट ऑन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली वो बेस्ट नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 36 ने यही बोला था। और सेम ये क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी तुमको रेफरेंस मिलेगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 37 जाता हूँ, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे मॉड्यूल ने सी बोला है, मतलब इनडायरेक्टली डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। एंड व्हाट इज डी ऑप्शन? theoretically geometric mean is the best average for construction of index number, but practice mostly arithmetical mean is used। तो ये ट्रू हो गया। और इसी को अगर मैं इसका बेस लेता हूं दोनों भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस का, देन ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है, अपने को ट्रू ढूंढना आता है। तो बट मॉड्यूल ने ए दिया है जो कि मेरे हिसाब से रॉन्ग है। इंडेक्स नंबर are the signs and guideposts along with the business highway and indicate to the businessman how he should drive or manage। कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। स्टिल अगर इसका कुछ भी रेफरेंस भी ढूंढना है मुझे, तो मॉड्यूल में मुझे पेज नंबर 10 पे एक इसका छोटा सा रेफरेंस मिला है, दैट इज इंडेक्स नंबर आर यूजफुल इन द फॉलोइंग एरियाज। तो कहाँ पे लिखा है? फॉर्मिंग सुटेबल पॉलिसीज इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, they provide guidelines to make the decision and measuring intelligence quotations and research etc। बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि ड्राइव एंड मैनेज, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पॉलिसीज के लिए सुटेबल है, मेकिंग के लिए, इतना ही रेफरेंस मुझे पेज नंबर 10 पे मिला, बाकी कुछ भी नहीं मिला। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इट शुड बी द बी, चेंज द आंसर ऑफ मॉड्यूल। सेकेंड, अगेन यहाँ पे भी वही किस्सा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर either ट्रू और फॉल्स, राइट योर चॉइस ऑफ आंसर बाय राइटिंग एफ फॉर फॉल्स। तो बेसिकली तुमको फॉल्स ढूंढना है और बाकी तीन ट्रू है और एक फॉल्स है। तो स्टार्ट करते पहले से। ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। यस, ट्रू है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक में इंडेक्स नंबर किस में होते हैं? परसेंटेज, और परसेंटेज के लिए सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन। तो ये ट्रू है, पर अपने को क्या ढूंढना है? फॉल्स। मतलब ए ऑप्शन तो नहीं है। डी ऑप्शन, लाइक ऑल स्टैटिस्टिकल टूल्स इंडेक्स नंबर मस्ट बी यूज इन ग्रेट कॉशन। ऑब्वियसली गलत डेटा पे गलत फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो गलत आंसर्स आएंगे। तो बहुत सारे इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलेज है, किसको क्या यूज करना है तुम्हारे पर्पस के हिसाब से डिसाइड होता है। तो यू नीड टू मेंटेन अ कॉशन, मतलब ये भी ट्रू हो गया। अब बच्चा बी एंड सी। बी, weighted average of relatives and weighted aggregate method render the same result। एक्चुअली ये रॉन्ग है, तो अपने को फॉल्स ढूंढना था। तो मेरे हिसाब से बी है, जबकि इंस्टीट्यूट ने सी बोला है। अब सी देखते क्यों करेक्ट क्यों है। Fisher's ideal index number is a compromise between two well-known indices, not a right compromise economically speaking। मेरे ख्याल से ये ट्रू है। अब देखो, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर है क्या? यस। इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू वेल नोन इंडाइसेस? यस। फिशर का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? लास्ट पेयर इनटू पाशेस अंडर द रूट। मतलब ये लास्ट पेयर एंड पाशेस के बीच में का कॉम्प्रोमाइज है क्या? ट्रू है।
नॉट अ राइट कॉम्प्रोमाइज इकोनॉमिकली स्पीकिंग, यस, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन ढूंढने के लिए मुश्किल होता है, तो इट्स नॉट अ राइट कॉम्प्रोमाइज, ट्रू हो गया। तो ये सी तो ट्रू हो गया, अपने को फॉल्स ढूंढना था, तो ये है बी इज अ फॉल्स। ये क्या बोला है, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, मतलब प्राइस रिलेटिव को वेटेज दो, एंड वेटेड एग्रीगेट मेथड, ये दोनों के सेम रिजल्ट्स आते। तो ये मैंने प्रूव करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल बनाया। P1 के प्राइसेस रैंडमली लिए मैंने, P0 के प्राइसेस रैंडमली लिए, एंड वेटेज भी रैंडमली दिया। तो प्राइस रिलेटिव क्या होता है, P1 बाई P0 इंटू 100, तो मुझे ये मिला। तो वेटेड प्राइस रिलेटिव इज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वेटेड प्राइस रिलेटिव का आंसर आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव 229.52, ये आता है इंडेक्स। और उन्होंने दूसरा क्या बोला है, वेटेड एग्रीगेट, वेटेड एग्रीगेट मतलब P1 इंटू डब्ल्यू करो, डब्ल्यू P1 एंड वेटेज इंटू P0, ये आया। तो ये दो नंबर्स आए, इसका इंडेक्स आता है 232.56। दोनों इंडेक्सेस मैच हो रहे क्या, नहीं हो रहे, और इन्होंने बोले सेम रिजल्ट, ये तो गलत हो गया, तो फॉल्स। तो अगेन बी ऑप्शन रॉन्ग है, जबकि इंस्टीट्यूट ने सी बोला है। तो पहले दोनों क्वेश्चन मॉड्यूल के आंसर रॉन्ग है। तो किसी भी स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट है, अपने खुद के WRO एंड आपके खुद के ईमेल आईडी को रेफरेंस देके इंस्टीट्यूट को भेज सकते हो कि ये आंसर्स गलत है, चेंज द आंसर्स, ठीक है। तो यू कैन सेफली चेंज द आंसर इन मेन एग्जाम एज वेल। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आना चाहिए। और किसी को भी ये एक्सेल वगैरह जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, मेरा इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो इज कि जो भी बच्चों ने बहुत मेहनत से मॉडल सॉल्व किया, जो अटक गए, जिनको डाउट्स है, वो पढ़ने के बाद सॉल्व होना चाहिए। इंटेंशन इज नॉट टू सॉल्व अलॉन्ग विथ यू, इंटेंशन इज डाउट क्लियर करना चाहिए। तो ये जो एक्सेल है, जो मैंने वर्किंग्स है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिख दो नीड द वर्किंग्स, मैं उसको भेज दूंगा वो स्टूडेंट को। 3, द बेस्ट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि इंडेक्स नंबर परसेंटेज होते हैं और परसेंटेज के लिए बेस्ट एवरेज इज ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा अपन टेंडेंसी चैप्टर में पढ़े, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन स्पीड के लिए अच्छा है, और अरिथमेटिक मीन फ्यू नॉर्मल नंबर्स के लिए अच्छा है, तो आंसर इज सी। द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय TRT, टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है। अगर मैं मॉड्यूल का पेज नंबर 12 देखता हूँ, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या बोला है, लास्पेर एंड पाशेस डू नॉट सेटिस्फाई, लास्पेर एंड पाशेस, लास्पेर पाशेस डू नॉट सेटिस्फाई, मतलब बी एंड सी तो कट गए, बट फिशर्स फॉर्मूला डज, तो फिशर आंसर आ गया ए, करेक्ट। तो ए ऑप्शन हो गया। स्टूडेंट को याद रखना है, मेन एग्जाम में इंडेक्स नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से एक तो भी क्वेश्चन टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी के ऊपर आएगा, मतलब आएगा। तो ये मॉड्यूल का बहुत ढंग से पढ़ो लाइंस, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से ए आंसर, और ये पढ़ के जाना है बच्चों को। द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फिशर्स इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई दिस, तो फिशर्स, डी ऑप्शन। द सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, सर्कुलर टेस्ट, तो सर्कुलर टेस्ट उसके लास्ट लाइन में लिखा है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ये लाइन जैसे कि वैसे मिलेगी पेज नंबर 13 पे, दैट इज डी ऑप्शन। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, फिशर इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है, लास्पेर इनटू पाशेस, इसका रूट, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेर एंड पाशेस। तो देखते, अरिथमेटिकल मीन ऑफ लास्पेर एंड पाशेस गलत, ये डॉर्बिश बाउली का फॉर्मूला है, तो ए ऑप्शन गलत। मीडियन ऑफ लास्पेर एंड पाशेस नहीं, मोड ऑफ लास्पेर एंड पाशेस नहीं, जीएम चाहिए, इसलिए नन ऑफ दिस। पाशेस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, लास्ट पेयर क्या यूज करता है, बेस ईयर की क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है वेटेज, और पाशेस करंट ईयर क्वांटिटीज को, तो करंट ईयर क्वांटिटीज, तो पाशेस करंट ईयर क्वांटिटीज बी, बेस ईयर क्वांटिटीज को लास्ट पेयर यूज करता है। एवरेज ऑफ करंट ईयर एंड बेस ईयर ये मार्शल एडवर्थ यूज करता है, तो ये इसकी वजह से बी ऑप्शन। फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पाशेस, तो अपन ने 2 मिनट पहले ही बोला फिशर का इंडेक्स नंबर ही है L इंटू पी अंडर द रूट, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पाशेस। प्राइस रिलेटिव इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, प्राइस रिलेटिव किस फॉर्मेट में करेंगे, तो ये मॉड्यूल के पेज नंबर 4 पे तुमको दिखेगा। प्राइस रिलेटिव इट हैज टू बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, तो क्या लिखा है Pn बाई P0 इंटू 100, Pn बाई P0 इंटू 100,
इसीलिए सी ऑप्शन। देखो इधर Pn/P100 भी लिखा है, तो ए ऑप्शन भी बहुत सारे बच्चे टिक कर सकते हैं, बट इधर लिखा है इट हैज टू बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, इसलिए इंटू 100 करना जरूरी है, इसलिए सी ऑप्शन। तो ये बच्चों ने स्पेशल टिक मार्क करके रखना चाहिए, इंटू 100 क्यों करना है, क्योंकि पेज नंबर 18.4 पे बोला है। 11, पाशेज इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पाशेज इंडेक्स नंबर। तो अगर मैं ये 6 पेज पे जाता हूँ, वेटेड में पाशेज P(n)Q(n) by P(0)Q(n), P(n)Q(n) by P(0)Q(n) into 100, तो सी ऑप्शन। वैसे तो बच्चों को फॉर्मूलेज रट हो जाना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, परफेक्टली याद होना चाहिए। तो बेसिकली मेन एग्जाम में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड आएंगे, तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कुछ भी नहीं है इसमें लॉजिक, सीधा तुमको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फॉलोइंग इंडेक्स नंबर फॉर्मूला। टाइम रिवर्सल टेस्ट, अगर मैं पेज नंबर 12 पे आता हूँ, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में क्या बोला है, लास्ट पेयर एंड पासेस डू नॉट सेटिस्फाई। तो लास्ट पेयर तो सेटिस्फाई नहीं करता, ए कट गया। सिंपल अरिथमेटिकल मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव फॉर्मूला, उसके बारे में कुछ भी नहीं रेफरेंस दिया है मॉड्यूल में, कुछ भी रेफरेंस नहीं दिया। मार्शल एडवर्थ फॉर्मूला, तो ये मॉड्यूल ने आंसर दिया है, तो मुझे लगता है कि बच्चों ने याद रखना चाहिए। R² रट्टा रिक्वायर्ड, क्योंकि मॉड्यूल में कहाँ पे भी रेफरेंसेस नहीं है। इफ एनीबडी वांट टू सॉल्व प्रैक्टिकली P10 और P01 को मल्टीप्लाई करके देखना चाहता है तो देख सकता है, आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। मार्शल एडवर्थ मॉड्यूल ने दिया है, और इसका मुझे रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 27 पे भी मिलता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 27 पे जाता हूँ, यहाँ पे मार्शल एडवर्थ इंडेक्स नंबर फॉर्मूला सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, यहाँ पे तुमको फॉल्स ढूंढना है। तो फॉल्स इज डी, मतलब बी ऑप्शन ट्रू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 से भी मैं रेफरेंस लेके बोल सकता हूँ, तो 27 को रेफरेंस लेके भी मैं बोल सकता हूँ कि मार्शल एडवर्थ फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है। तो बेटर वे, तुमको जो ऐसा अच्छा लगे याद रखना है याद रखो, क्वेश्चन नंबर 27 का रेफरेंस लेके याद रखना है तो याद रख सकते हो। तो मार्शल एडवर्थ फॉर्मूला सेटिस्फाई, मॉडल में कुछ रेफरेंस नहीं है सच। क्वेश्चन नंबर 13, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स CLI इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो CLI, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के ऊपर आते हैं सबसे पहले, तो पेज नंबर 18 जो है वहां पे नीचे बॉक्स, एक मिनट, पेज नंबर 16, सॉरी 16 में यहाँ पे cost of living index or retail index is a index which measures the effect of change of price of a basket of goods and services on a purchasing power of specific consumer during, क्या बोला है, current period with respect to the base period, current period with respect to the base period, current period को बोला जाता है Pn, with respect to base period P0, तो Pn/P0 आना चाहिए। तो ये थियोरेटिकली पेज नंबर 16 ऑफ मॉड्यूल के इससे मुझे ये रेफरेंस मिलता है, बस उतने ही रेफरेंस से Pn/P0 चाहिए, Pn/P0। नाउ क्वेश्चन रिमेन्स कि किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो A एंड B ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये मुझे रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 24 पे भी मिलता है, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पे मुझे Pn/Q0 P0/Q0 से CLI निकालने को बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को अगर मैं रेफरेंस पकड़ता हूँ तो फॉर्मूला मेरा CLI का A ऑप्शन बन जाता है। ओके, सो ये गूगल कर लो, गूगल करने से तुमको यही फॉर्मूला मिलने वाला है। और एक फॉर्मूला मिलता है समेशन ऑफ IW बाय समेशन ऑफ W, या बेसिकली ये लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला है, ये लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, सो विथ रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर 24 से मुझे समझा, पेज नंबर 18.16 के लाइन से मुझे समझा, या फिर गूगल कर लो, इससे समझ में आ जाएगा A ऑप्शन। इसके बाद भी अगर स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन है तो रट्टा रिक्वायर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर 16 से तो मुझे समझ गया Pn/P0 चाहिए, मतलब चाहिए। बाकी मैंने गूगल का हेल्प लिया एंड मॉड्यूल का ही क्वेश्चन नंबर 24 का हेल्प लिया। 14, if the ratio between last place index and Pasch's index number is 28:27, then the missing figure of the following table P is। तो तुमको P0 Q0 P1 Q1 दिया है और तुमको P ढूंढना है। ओके,
तो ये मैंने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले लास्ट पेयर एंड पाशेस के लिए कुछ डेटा निकालना पड़ेगा। तो P0 क्या दिया था, LL, Q0 दिया था 10 एंड 5, P1 दिया था 2 एंड P, एंड Q1 दिया था 5 एंड 2। तो मैंने इसके हेल्प से P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0, P1 Q1 ये चारों मैंने ढूंढ लिए हैं। बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करके ही निकालना है। तो ये जब डेटा मेरे पास रेडी है तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या है, लास्ट पेयर फॉर्मूला P1 Q0 बाय P0 Q0। तो P1 Q0, P1 Q0 क्या है 20 प्लस 5P, 20 प्लस 5P। P0 Q0, P0 Q0 क्या है 15L। तो मुझे लास्ट पेयर का फॉर्मूला मिला 20 प्लस 5P बाय 15L। पाशेस का क्या फॉर्मूला है, P1 Q1 बाय P0 Q1, P1 Q1, P1 Q1 10 प्लस 2P, 10 प्लस 2P, P0 Q1, P0 Q1 7L, ये ले लिया। अब मुझे क्या पता है, इन दोनों का रेशियो है 28:27। तो लास्ट पेयर बाय पाशेस 28 बाय 27, लास्ट पेयर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय पाशेस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब ये डिवाइड बाय को अगर जब मैं मल्टीप्लाई कन्वर्ट करता हूँ, डिवाइड बाय को मल्टीप्लाई, तो ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो 7L ऊपर आएगा, 10 प्लस 2P नीचे जाएगा। ओके, तो LL गेट कैंसल। तो सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, 7 इंटू 20 प्लस 5P और 15 इंटू 10 प्लस 2P। ओके, और 28/27 जैसे का वैसा। अब मैंने क्या किया, ये डिनोमिनेटर ऊपर लेके गया और 27 को ऊपर लेके गया। तो 28 इंटू 15 इंटू 10 प्लस 2P एंड 27 इंटू 7 इंटू 20 प्लस 5P। अब मैंने उसको बेसिकली इवेल्युएट किया है, सॉल्व किया है, तो P की वैल्यू आ गई 4। तो P की वैल्यू आ गई 4, बी ऑप्शन। ओके, सो ये बेसिकली इंटेंशन अगेन 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ कि मेरा इंटेंशन यह नहीं कि सॉल्व करना, मेरा इंटेंशन है जो भी स्टूडेंट ने ट्राई किया, जो अटक गए, जिनको डाउट सॉल्व करना है, तो वो उनको सॉल्व हुआ रहेगा, मेरा ये मानना है। अगर किसी को ये चाहिए तो पॉज करके वीडियो लिख सकते हो, या फिर किसी को भी वर्किंग चाहिए, नोट से कमेंट सेक्शन में सिर्फ डालो नीड द वर्किंग, मैं उनको ये इंडिविजुअली वर्किंग भेज दूंगा। डोंट वरी, आई गेस तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि ये किस तरीके से 4 आया है। ओके, 15. If the prices of all the commodities in a place have increased 1.25 times in comparison to the base period, the index number of prices of the place now is, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज, इंक्रीज्ड 1.25 टाइम्स। तो मुझे अजम्पशन करना पड़ेगा बेसिक क्या है, तो मैंने बेसिक अजम्पशन किया है, बेसिस 100, बेसिस 100, इंक्रीज 1.25, 100 का 1.25 टाइम्स 100 इंटू 1.25 125 से इंक्रीज हुआ है, 100 से 125 इंक्रीज हुआ, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 100 प्लस 125 225। सो सी ऑप्शन। तो 100 प्लस 125 225 सी। If the index number of prices at a place in 1994 is 250 with 1984 as a base, then the prices have increased on average by, तो याद रखना इंडेक्स नंबर का बेस इज ऑलवेज 100, इंडेक्स नंबर का बेस इज ऑलवेज 100। तो 100 से 250, 100 से 250 में गैप कितना है 150, तो इंक्रीज कितने से हुआ 150 से, 100 से 250 तक पहुंचे, मतलब कितने से बढ़ा 150 से, बी ऑप्शन। If the prices of all the commodities in a place have decreased by 35%, तो 35% से डिक्रीज हुए, तो बेस क्या होता है 100, 100 में से 35 कम हो गए, डिक्रीज हुए, 100 में से 35 कम हो गए 65, सी ऑप्शन। लिंक रिलेटिव इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस फॉर द पीरियड n इज, लिंक रिलेटिव, अगर मैं ये जाऊंगा पेज नंबर 4 पे मॉड्यूल के, यहां पे मुझे मिलेगा लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव के बारे में क्या बोला है, Pn डिवाइडेड बाय P to the power n minus base n minus 1, Pn to the base n minus 1। ओके, तो ये आ गया। तो यहाँ पे देखो Pn है पर यहाँ पे +1 है जबकि -1 चाहिए, यहाँ पे Pn चाहिए था, इन्होंने P0 लिखा है, बी ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया, बचा सी। और मोस्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर परसेंटेज फॉर्मेट में एक्सप्रेस होते हैं, इसलिए इनटू 100, सी ऑप्शन। तो तुम्हारा पेज नंबर 18.4 पे तुमको ये रेफरेंस मिल जाएगा।
19, फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, क्या है, लास्ट पेयर इनटू पाशेस का रूट, लास्ट पेयर इनटू पाशेस इनका रूट, ए ऑप्शन। एकदम बेसिक था, फॉर्मूला बेस्ड था। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, एटलीस्ट 3-4 आएंगे जो तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पूछेंगे, इंडेक्स नंबर का नहीं, ऑल ओवर द स्टैटिस्टिक्स का। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अकॉर्डिंग टू फिशर इज P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू व्हाट। अगर मैं पेज नंबर 13 पे जाता हूं, P01 इंटू Q01, V01 चाहिए, तो यहाँ पे V01 तो लिखा नहीं है, तो क्या चाहिए, दैट इज P1Q1 बाई P0Q0, P1Q1 बाई P0Q0। तो बहुत बार इंस्टीट्यूट वन को यन, दैट इज करंट ईयर, दैट इज वन, और उसको यन बोलते हैं। तो P1Q1 बाई P0Q0 इज सेम एज P1Q1 बाई P0Q0, बी ऑप्शन। पेज नंबर 13 पे तुमको ये मिल जाएगा, बी ऑप्शन। मार्शल एडवर्थ इंडेक्स फॉर्मूला आफ्टर इंटरचेंज ऑफ पी एंड क्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो तुमको मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला चाहिए, पर पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी लिखना है। तो ये अगर मैं मॉड्यूल के पेज नंबर 6 पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला लिखा है, क्या है, तो P की जगह Q लिखना है, Q की जगह P लिखना है। तो ब्रैकेट में क्या है, Q0 QN, तो क्या होना चाहिए अभी Q की जगह P, तो P0 PN होना चाहिए, P0 PN, P0 PN, P0 PN। और बाहर क्या है, PN P0, तो P की जगह Q लिखना है, तो QN Q0, QN Q0, दैट इज ए ऑप्शन। तुमको 18.6 पे फॉर्मूला है पेज नंबर, तो वहां से मिल जाएगा ए ऑप्शन। 22, summation of Pn Qn is 249, P0 Q0 is 150, Pache's index number is 150, Dorbish and Bowley's index is 145, then the Fisher idle index number is, फिशर का आइडल इंडेक्स नंबर क्या है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चों को गुमराह करने के लिए या फिर उनको डेविएट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा ये क्वेश्चन, इसमें का ये डेटा कुछ भी काम का नहीं है, मतलब यूजफुल नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो ये बाकी के डेटा के बेसिस पे भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पाशेस का 150 दिया है, डॉर्बिश बाउली का 145 दिया है। व्हाट इज डॉर्बिश बाउली फॉर्मूला, डॉर्बिश बाउली फॉर्मूला इज एल लास्ट पेयर प्लस पाशेस डिवाइडेड बाय 2, तो एल प्लस पी बाई 2। तो डॉर्बिश बाउली का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस पी बाई 2, और डॉर्बिश बाउली का कितना दिया है 145, तो 145 इज इक्वल टू एल प्लस पाशेस कितना दिया है 150, एल प्लस 150 बाई 2, तो 2 को ऊपर लेके जाओ, 145 इंटू 2 इज 290, एल प्लस 150, तो 150 को उधर भेजो, तो लास्ट पेयर मिल गया 140, तो पाशेस 150, लास्ट पेयर 140। तुमको क्या चाहिए, फिशर, फिशर का क्या फॉर्मूला है, लास्ट पेयर इंटू पाशेस अंडर द रूट, अंडर द रूट लास्ट पेयर इंटू पाशेस, तो 140 इंटू 150 का रूट 144.91, 144.91। तो ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए डी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज 144.91। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1957 was 313 CLI with 1940 as a base. The average monthly wages in 1957 of the worker into factory B 160, the real wages is, तो रियल वेजेस कैसे निकाले जाते हैं, तो रियल वेजेस इज इनकम बाय इंडेक्स इनटू 100, ये रियल वेजेस का फॉर्मूला है। तो रियल वेजेस इज करंट इनकम बाय करंट इंडेक्स इनटू 100। करंट इनकम कितनी है अपनी 160, और करंट इंडेक्स कितना है 313, तो 160 बाय 313 इंटू 100, तो 51.11 आता है, 51.11, दैट इज बी ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए रियल वेजेस का, करंट इनकम बाय करंट इंडेक्स इनटू 100, करंट इनकम बाय करंट इंडेक्स इनटू 100। मॉड्यूल में थोड़े बहुत वर्ड्स अलग होंगे, पर आंसर वही है। 24, P0 Q0 3500, PN Q0 3850, the cost of living index for 1950 with respect to base 1960 is, तो बेसिकली CLI निकालना है। CLI का फॉर्मूला अभी अपन ने याद किया जो लास्ट पेज का है, या PN Q0 by P0 Q0 into 100, PN Q0 is 3850 by 3500 into 100, 3850 by 3500 into 100 आता 110, that is A option. From the following table by method of relatives using arithmetical mean, the price index number is, तो बहुत बार है ना इंस्टीट्यूट
तुमको सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लास्ट पेयर, पाशेस, एग्रीगेट, सिंपल एवरेज। तुमको क्वेश्चन ही पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के लाइन समझ के तुमको खुद से मेथड भी डेवलप करते आनी चाहिए। तो कौन सी मेथड पूछा है? रिलेटिव्स। तो प्राइस रिलेटिव कैसे मिलता है? P1/P0। तो ये करंट प्राइस मतलब ये हो गया P1, बेस प्राइस मतलब ये हो गया P0। तो रिलेटिव कैसे निकालते? P1/P0 इंटू 100 यूजिंग अरिथमेटिकल मीन। फिर इनका अरिथमेटिकल मीन लो। तो मैंने इसको क्या किया, P0 5, 8, 25, 6, 5, 8, 25, 6, P1 इज 7, 10, 32, 12, 7, 10, 32, 12। तो अपने को क्या चाहिए? प्राइस रिलेटिव्स। तो P1/P0 इंटू 100 करो, P1/P0 इंटू 100। तो अलग अलग नंबर्स आ जाएंगे, 140, 125, 128, 200। तो इसका क्या करना है? अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन इज इन सब का टोटल लो। कितने हैं? 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 करो। तो आंसर आएगा 148.25, 148.25, बी ऑप्शन। ओके, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो P1/P0 इंटू 100, फिर टोटल डिवाइडेड बाय 4। आ गया? यस, बी ऑप्शन। From the question number 26 to 29, each of the following statement as a true or false with your choice of answer, writing F of or false. Indirectly, तुमको 26 से लेके 29 तक के सभी क्वेश्चंस के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। मतलब 4 में से 3 ट्रू है, 1 फॉल्स है, और जो को वो फॉल्स है वो ढूंढना है। ठीक है। बेस ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज अ बेस इन लास्ट पेयर इंडेक्स, ट्रू। पाशियस में करंट ईयर, लास्ट पेयर में बेस ईयर, ये ट्रू है। लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, यस। टाइम रिवर्सल में लिखा था लास्ट पेयर एंड पाशियस सेटिस्फाई नहीं करते। फिशर आइडल इंडेक्स इज इक्वल टू अरिथमेटिकल मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पाशियस, गलत। अरिथमेटिकल नहीं, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये गलत हो गया, तो बी ऑप्शन। अपने को गलत ढूंढना है। 27, करंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज अ वेट्स इन पाशियस इंडेक्स नंबर। तो ये तो करेक्ट है। तो लास्ट पेयर में बेस ईयर और पाशियस में करंट ईयर, ट्रू। मार्शल एडवर्ड फॉर्मूला सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 के टाइम पे भी बोला था ये रट्टा रिक्वायर्ड है, और मॉड्यूल में कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं दी है। तो बेसिकली ये भी ट्रू मान लेंगे। द अरिथमेटिकल मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पाशियस इज कॉल्ड डॉर्बिश बाउली, यस ट्रू है। मतलब तीनों भी ट्रू हो गए। तो आंसर इज डी, नन ऑफ दिस, कुछ भी फॉल्स नहीं है। 28, current year prices are taken as weight of Pashes, true. Fisher idle index formula satisfy factor reversal test, yes. Factor reversal test सिर्फ और सिर्फ फिशर ही फॉलो करता है, ट्रू है। The sum of quantities of the base period and current period is taken as weight for last pair, नहीं, लास्ट पेयर में सिर्फ बेस पीरियड लेते एंड करंट पीरियड नहीं लेते, इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो सी ऑप्शन फॉल्स। Simple aggregative and simple geometric mean of price relative formula satisfy circular test. तो यस, ये तुमको मॉड्यूल में 13 नंबर लाइन पे मिल जाएगा। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन एंड वेटेड एग्रीगेट, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन एंड सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला। बेस ईयर प्राइसेस आर टेकन एज अ वेट्स इन लास्ट पेयर, यस। लास्ट पेयर में बेस और पाशेस में करंट। फिशर आइडल इंडेक्स नंबर फॉर्मूला ओबेज टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल, यस। यहाँ पे लिखा है फिशर आइडल इंडेक्स सेटिस्फाई बोथ टेस्ट 2 एंड 3, 2 एंड 3। 2 कौन सा है? टाइम रिवर्सल। एंड 3 कौन सा है? फैक्टर रिवर्सल। तो यहाँ पे दोनों ही बोला था, ये भी ट्रू हो गया। बट मेरे ख्याल से ना इसका ए ऑप्शन आना चाहिए, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल एग्रीगेटिव बोला ही नहीं है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन बोला है। सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, सिंपल एग्रीगेटिव नहीं है, वेटेड एग्रीगेटिव है। तो ये रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से ये चेंज ऑफ आंसर होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, डी नहीं। तो ये फॉल्स हो गया ए। तो 29 का ए आना चाहिए मेरे हिसाब से। इंस्टीट्यूट ने डी दिया है, तो यू कैन राइट टू द इंस्टीट्यूट की आंसर गलत है। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए बच्चों को। 30, in 1980
the net monthly income of our employee is 800. Consumer price index is 160. If he has rightly compensated, additional DA should be. तो पहले 160 इंडेक्स था, पहले का इंडेक्स कितना था 160, अब कितना हो गया 200, और उसकी इनकम कितनी है 800 पर मंथ. तो रिवाइज्ड इनकम का क्या फॉर्मूला है? रिवाइज्ड इनकम, ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स. रिवाइज्ड इनकम का क्या फॉर्मूला है? ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स. ओल्ड इनकम कितनी है 800, ओल्ड इंडेक्स कितना है 160, न्यू इंडेक्स कितना है 200. तो 800 बाय 160 इंटू 200, 800 बाय 160 इंटू 200. तो रिवाइज्ड इनकम आती है 1000. तो अपने को मिल रहा कितना 800. तो 1000 होनी चाहिए, 800 है, तो एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए 200. तो डियरनेस अलाउंस शुड बी 200. तो बेसिकली स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स. इससे रिवाइज्ड इनकम तुमको मिल जाएगी. ओके. अगेन किसी को भी ये वर्किंग्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, नीड द वर्किंग्स, आई विल सेंड इट टू देम. 31. The simple aggregative formula and weighted aggregative formula satisfy. तो सिंपल एग्रीगेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव आंसर चाहिए नन ऑफ दिस, क्योंकि सर्कुलर टेस्ट के वहां पे सिंपल ज्योमेट्रिक मीन बोला है, सिंपल एग्रीगेटिव नहीं बोला है, वेटेड एग्रीगेटिव बोला है. तो ये दोनों के दोनों सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करते मुझे नहीं लगता. तो इसकी वजह से मुझे आंसर लगता है डी, नन ऑफ दिस. पेज नंबर मॉड्यूल का अगर रेफरेंस लेते हैं तो मेरे ख्याल से आंसर शुड बी डी. मॉड्यूल ने दिया है बी, मेरे ख्याल से इट इज रॉन्ग. ओके. 32. Fisher's ideal index is the only formula which satisfy time and factor. देखते हैं फिशर. तो फिशर satisfy 2 and 3. 2 and 3 क्या है? फैक्टर रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल. यस, ए एंड सी, डी ऑप्शन. नाइदर लास्पेयर्स फॉर्मूला नॉर पाशेस फॉर्मूला ओबे. लास्पेयर एंड पाशेस का फॉर्मूला ओबे मतलब फॉलो करना, नाइदर मतलब नहीं. मतलब लास्पेयर एंड पाशेस क्या फॉलो नहीं करता, क्या नहीं फॉलो करता? टाइम रिवर्सल में दिया है लास्पेयर एंड पाशेस डू नॉट सेटिस्फाई, मतलब ओबे नहीं करता. तो टाइम रिवर्सल तो नहीं करते लास्पेयर एंड पाशेस. ओके. और फैक्टर में क्या दिया है? सिर्फ फिशर फॉलो करता है, मतलब ये लोग नहीं करते. तो नाइदर लास्पेयर नार पाशेस ना टाइम रिवर्सल करते ना फैक्टर रिवर्सल करते, दोनों के दोनों फॉलो नहीं करते. ए ऑप्शन. 34. Bowley's index number is 150, Fisher is 149.95, Pache's index number is. तो डॉर्बिश बाउली का क्या फॉर्मूला है? L प्लस पी बाई टू, एंड फिशर का L इंटू पी अंडर द रूट. दोनों के दोनों दिए हैं और तुमको पाशेस ढूंढना है. तो ये मैं सॉल्व कर सकता था, पर मुझे पर्सनली फील होता है कि स्टूडेंट ने इसको ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना चाहिए. ऑप्शन टू क्वेश्चन से एक्यूरेट आंसर भी आता है, टाइम भी सेव हो जाता है. सो ऑप्शन टू क्वेश्चन, तो मुझे ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 146.13. लकीली फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, तो अपन उसे करेंगे, पर ये तुम ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते थे. तो पाशेस नंबर अगर 146.13 है, देखो डॉर्बिश बाउली का फॉर्मूला क्या है? L प्लस पी बाई टू, L प्लस पी बाई टू. तो मुझे पाशेस अजम्पशन करना है 146.13, तो मैंने पाशेस 146.13 अजम्पशन किया, और डॉर्बिश बाउली का फॉर्मूला दिया कितना 150. तो 150 इज इक्वल टू L प्लस 146.13 बाई टू, टू ऊपर गया तो 300. तो लास्पेयर का कितना आया 153.87, 153.87 आया लास्पेयर. जब मुझे पाशेस भी पता है लास्पेयर भी पता है, क्या ना सॉल्व फिशर. यस, फिशर का फॉर्मूला क्या है? L इंटू पी बाय L इंटू पी अंडर द रूट. तो उसको सॉल्व करके आया 149.95. तो 149.95 एग्जैक्ट मैच हो रहा है, मतलब अजम्पशन करेक्ट है. तुम बाकी किसी भी इससे करो, बाकी किसी भी ऑप्शन से करो, ये 149.95 नहीं आएगा, सिर्फ ए ऑप्शन से आएगा, इसीलिए ए ऑप्शन. तो ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हो इसके लिए. 35. With the base year 1960, CLI in 1970 stood at 250. X was getting monthly salary of 500 and 750 in 1972. In 1972, to maintain the same standard of living,
ही शुड गेट अ एक्स्ट्रा अलाउंस ऑफ। तो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पहले की इनकम थी उसकी 250, 1960 में इनकम थी 250, 1972 में उसकी हो गई 750। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1960 में इनकम थी 250, 1972 में हो गई 750, जबकि इंडेक्स था यहाँ पे 250। अब ये हो चुका है, सॉरी, इंडेक्स था 1960 में इनकम थी 500, 1960 में इनकम थी 500 जो हो गई 750, पर इंडेक्स बढ़ गया 250 से। तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम कितनी मिलनी चाहिए? तो अगेन मैंने क्या बोला है, ओल्ड इनकम बाय फॉर्मूला। रिवाइज्ड इनकम का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज रिवाइज्ड इनकम फॉर्मूला? ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स। ओल्ड इनकम कितनी थी? 500। ओल्ड इंडेक्स, क्योंकि इसको बेस माना है, बेस ईयर का इंडेक्स होता है 100, तो इसलिए मैंने ओल्ड इंडेक्स लिया है 100 क्योंकि उसको बेस मान के किया है। न्यू इंडेक्स इज 250, तो 500 बाय 100 इंटू 250, 500 बाय 100 इंटू 250 आया 1250। तो इतनी इनकम होनी चाहिए, 1250 इनकम होनी चाहिए, पर है कितनी? 750। होनी चाहिए 1250 बट है 750, तो डिफरेंस आया 500। तो एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए? एक्स्ट्रा अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस शुड बी 500। तो रिवाइज्ड इनकम का फॉर्मूला याद कर लो बेसिक वर्ड्स में, मॉड्यूल में कुछ तो अलग रहेगा फॉर्मूला, बट बोलना वो यही चाहता है। मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, ओल्ड इनकम बाय ओल्ड इंडेक्स इनटू न्यू इंडेक्स। तो आंसर आता है 500। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, बेस ईयर, कमोडिटी बेस ईयर एंड करंट ईयर, फिशर आइडल इंडेक्सेस। तो फिशर इंडेक्स निकालना है। तो मैंने इसको एक्सेल फॉर्मेट में तुम्हारे लिए सॉल्व करके रखा है। तो मैंने ये डेटा जो है पूरा लिख दिया, P0 Q0 P1। तो फिशर के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ता है? लास्पेर एंड पाशेस। तो पहले लास्पेर एंड पाशेस निकालना पड़ेगा। तो लास्पेर का फॉर्मूला क्या है? P1 Q0 बाई P0 Q0। तो उसके लिए मुझे बेसिक डेटा चाहिए, तो मैंने बेसिक डेटा सॉल्व करके ले लिया। तो इन सब के टोटल्स भी मैंने ले लिए। ओके, तो P0 Q0 का टोटल आता है 52, P0 Q1 का आता है 52, P1 Q0 का आता है 63, P1 Q1 का आता है 59। अब इसको यूज करके मुझे लास्ट पेयर का फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो लास्ट पेयर का P1 Q0 आता है, P1 Q0 आता है 63, P0 Q0 आता है 52। तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला आया मुझे 121.15। वही पाशे का फॉर्मूला क्या है? P1/P0, इसको करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, Q1 तो P1 Q1 59, P0 Q1 52, तो इसको सॉल्व करके आया 113.46। तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला आया 121 और पाशेस का आया 113। तो फिशर क्या है? इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन आया 117.24, 117.24 राउंडेड ऑफ करके 0.3, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैंने वर्किंग्स बना के रखी है। इफ एनीबडी नीड्स द वर्किंग सिर्फ कमेंट में डालो। आई होप दिस इज नॉट मेरे ख्याल से सॉल्विंग सेशन, दिस आर डाउट सॉल्विंग। तो मैंने इसको सॉल्व इसके लिए करके रखा है कि तुम्हारा टाइम बच जाए कि कैसे आया। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ चाहते हैं कि भाई कैसे करना है बता दो, हम बाकी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये रेफरेंस से तुम खुद से भी ट्राई कर लेंगे ना, तो आंसर आ जाएंगे। तो फिर भी किसी को अटक गए, किसी को टोटल्स गलत है, तो ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे रखा ही है। ओके, चलेगा। 36, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स? चॉइस ऑफ सुटेबल बेस पीरियड इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। ये तुम्हारे एक्सरसाइज में भी मिलेगा तुमको ये क्वेश्चन। बेस पीरियड रीसेंट होना चाहिए। बेस पीरियड क्या होना चाहिए? रीसेंट, ऐसा मॉड्यूल में लाइन है। तो बेस पीरियड रीसेंट होना चाहिए और हर साल रीसेंट चेंज होता रहे। 10 साल के बाद सपोज 2024 मेरे लिए रीसेंट है, तो 10 साल के बाद 2024 रिसेंट थोड़ी होगा, वो तो चेंज होगा। मतलब बेस पीरियड ये टेम्पररी सोल्यूशन है क्योंकि हर बार रिसेंट चेंज होते रहता है, तो ये ट्रू है। इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, यस, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और एवरेज लेने के तरीके ज्योमेट्रिक मीन है, अरिथमेटिकल मीन है, बहुत सारे तरीके से यूज किया, इसलिए स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज ट्रू।
theoretically geometric mean is the best average for construction of index number, but practically arithmetical mean. ये तुमको क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ एक्सरसाइज से भी मिल जाएगा. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 36 अगर तुम देखते हो, तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, मॉड्यूल ने आंसर ट्रू दिया है. ओके, तो उसका भी रेफरेंस लेके तुम ट्रू मान सकते हो इसको. तो बेसिकली तीनों ट्रू हो गए. देर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर. रॉन्ग. सिंपल अरिथमेटिकल, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ये दोनों के दोनों अनवेटेड है. तो सी गलत हो गया, क्योंकि दो फॉर्मूलेज है अपने पास, एग्रीगेट एंड एवरेज रिलेटिव्स. तो इसके जैसे सी ऑप्शन. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है? P1 Q1 बाई P0 Q0, P1 Q1 बाई P0 Q0 बाई P0 Q0. तो यहाँ पे दिया था, तो इसके वजह से ए ऑप्शन. बाकी सब में कुछ ना कुछ तो गलत है. तो यहाँ पे Q0 होना चाहिए था, ये गलत है. ये तो सिंपल है, यहाँ पे जीरो कर देता तो शायद करेक्ट आंसर आ जाता. तो ऐसे सब में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक मिलेगा. और तुमको यहाँ पे P1 Q1 बाई P0 Q0, P1 Q1 बाई P0 Q0, ए ऑप्शन. सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, तो ये तुमको जैसे कि वैसी लाइन यहाँ पे मिलेगी. द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स वेट, वेटेड एग्रीगेट विथ फिक्स वेट, सी ऑप्शन. जैसे का वैसा मिल जाएगा. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द 5 ग्रुप्स कंबाइंड, द जनरल इंडेक्स नंबर इज. तो जनरल इंडेक्स क्या होता है? जनरल इंडेक्स इज अवेलेबल डेटा के हिसाब से फॉर्मूला बनाओ. तो अवेलेबल डेटा के हिसाब से फॉर्मूला बोलता है समेशन ऑफ आई डब्ल्यू बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू. तो मुझे इंडेक्स पता है, डब्ल्यू पता है, तो समेशन ऑफ आई डब्ल्यू बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू निकालना है मुझे. तो वेटेज दिया है क्वेश्चन ने, इंडेक्स दिया है, तो आई डब्ल्यू का टोटल कितना आता है? समेशन ऑफ आई डब्ल्यू 26920 बाय समेशन ऑफ वेटेज 100. तो 26920 बाय 100 इज 269.2, बी ऑप्शन. तो बेसिकली यहाँ पे रादर बच्चों को फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, और फॉर्मूला बहुत बार याद भी नहीं आया, तो बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि अवेलेबल डेटा से कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या. तो अवेलेबल डेटा से फॉर्मूला ये बनेगा कि समेशन ऑफ आई डब्ल्यू बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, और इसी फॉर्मूले को सी एल आई भी बोला जाता है कभी कभी, और कभी कभी जनरल इंडेक्स. तो ठीक है, तो समेशन ऑफ आई डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यूज करके आंसर आया 269.2. और किसी को वर्किंग चाहिए तो ये रहा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो. ओके. 41. From the following data with 1966 as a base, price per unit of commodity A is. मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं है, प्राइस पूछा है, क्वांटिटी दिया है, वैल्यू दिया है. तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी इज वैल्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस मुझे पता नहीं है, क्वांटिटी कितना दिया है 100 एंड वैल्यू कितना दिया है 500. तो प्राइस क्या होगी? 500 बाय 100, ए ऑप्शन. इतना बेसिक. द इंडेक्स नंबर इज अ होल sale price is 152 for August 1999 compared to the August 1998. During the year, there is a net increase in the prices of wholesale commodities to the extent of. क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करने दो, बहुत सिंपली तुमको पूछा है नेट इंक्रीज कितना. बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा क्या होता है? 100. 100 से किधर तक पहुंचा? 152, मतलब इंक्रीज कितना है? 52. द वैल्यू इंडेक्स is expressed in terms of value index. वैल्यू इंडेक्स V01, और V01 को क्या बोला इन्होंने? P1 Q1 बाई P0 Q0, P1 Q1 बाई P0 Q0, और इंडेक्स हमेशा परसेंटेज में होता है इसलिए इंटू 100. P1 Q1 बाई P0 Q0, P1 Q1 बाई P0 Q0, ए ऑप्शन. परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज. व्हाट इज परचेसिंग पावर?
कि मेरे पास अवेलेबल पैसों से मैं कितनी चीज़ें खरीद सकता हूँ। अभी मुझे बताओ कि अगर मार्केट में भाव बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, रेट्स बढ़ेंगे, तो मेरा परचेसिंग पावर क्या हो जाएगा? कम। एक जैसे का सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी, सपोज कोल्ड कॉफ़ी 25 रुपये, कोल्ड कॉफ़ी का रेट है 25 रुपये और मेरे पास 100 रुपये है, तो मैं कितनी कोल्ड कॉफ़ी खरीद सकता हूँ? 4। 25 रुपये में एक, तो 100 रुपये में 4, तो 4 कोल्ड कॉफ़ी खरीद सकता हूँ। वही कोल्ड कॉफ़ी का भाव अगर 25 से 50 हो गया, कोल्ड कॉफ़ी का भाव 25 से कितना हो गया? 50। अब मैं कितने खरीद सकता हूँ? 100 रुपये में 2। तो बेसिकली जब भाव बढ़ता है 25 से 50 होता है, तो पहले मैं कोल्ड कॉफ़ी 4 खरीद सकता था, अभी 2 खरीदूंगा, तो मेरी परचेसिंग पावर क्या होती है? कम। जैसे जैसे भाव बढ़ता है परचेसिंग पावर कम होती रहती है, कम होती रहती है। तो मेरा जो इन्फ्लेशन किससे कैलकुलेट होता है? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है तो परचेसिंग पावर क्या होगी? कम। कम। तो ये दोनों में क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल। ए। तो रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। द प्राइस लेवल ऑफ कंट्री इन अ सर्टेन ईयर इंक्रीज 25% ओवर द बेस पीरियड। बेस ईयर क्या होता है? 100। कितना परसेंट बढ़ा? 25। तो 100 प्लस 25 125। बी ऑप्शन। इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे। द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट अ प्लेस इन 1998 इज 355 विथ 1991 एज अ बेस। दैट मींस बेस ईयर का हमेशा इंडेक्स कितना होता है? बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा होता है 100। इंडेक्स कितना हो गया? 355। 100 से 355, 100 से 355 कितने से बढ़ा? 255। 255 का इंक्रीज है। ए ऑप्शन। 47. If the prices of all commodities in a place have increased 1.25 times comparison with the base period, the index is 225. क्वेश्चन नंबर 15 एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी पेस्ट है, तो मैं अजम्पशन करूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 के टाइम अपन ने डिस्कस किया है। मैं अजम्पशन करूंगा बेस ईयर 100, 1.25, 100 का 1.25 क्या होता है? 125। दोनों का टोटल 225। सी ऑप्शन। 48. The wholesale price index number or agricultural commodities in a given region at a given date is 280. The percentage of increase over the base year. तो इंक्रीज पूछा है बेस ईयर से, इंडेक्स कितना है? 280। बेस ईयर का हमेशा इंडेक्स कितना होता है? 100। कितना हुआ? 280। 100 से 280 कितने से बढ़ा? 180। 180। If now the prices of all the commodities in a place have decreased by 35, अगेन ये क्वेश्चन नंबर 16 से मैच होता है। तो 35% से डिक्रीज हुआ, 35% से डिक्रीज, तो 100 बेस ईयर, बेस से 35 कम, 100 माइनस 35 65। सी ऑप्शन। ये 16 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही है। 50. फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, कमोडिटी प्राइस रिलेटिव्स, तो प्राइस रिलेटिव इज नथिंग बट अ इंडेक्स, वेटेज इज W, द सुटेबल इंडेक्स नंबर इज, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को बोला है कि फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, अवेलेबल डेटा से फॉर्मूला बना सकते हो। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? समेशन ऑफ IW बाय समेशन ऑफ W। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 40, 40 में भी अपन ने ये यूज किया था। तुम्हारे पास वेट है, तुम्हारे पास इंडेक्स है, तो IW का टोटल कितना आता है? 1509 और वेटेज है 10, तो 1509 बाय 10 इज 150.9। ए ऑप्शन। तो तुमको फॉर्मूला यूज करना था समेशन ऑफ IW बाय समेशन ऑफ W। किसी को भी वर्किंग चाहिए यहाँ पे है। तो अगेन मैं बहुत बार बोलते रहता हूँ कि ये डाउट सॉल्विंग टाइप्स में है रादर देन सॉल्विंग। तो बच्चों को वर्किंग्स मिल जाएंगे, किसी को भी ये वर्किंग चाहिए कमेंट सेक्शन में डाल दो, आई नीड द वर्किंग्स, मैं भेज दूंगा वो स्टूडेंट्स को। बाकी मेरे ख्याल से तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। मुझे पता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है पर ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कट किया है। फॉलो द चैनल, यू विल गेट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस, जहाँ पे 51 से 99 तक के भी क्वेश्चन सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। हमको मोटिवेशन मिलने के लिए प्लीज़ हमारे लिए लाइक करो यार, थोड़ा मज़ा आ जाता है, हमको भी लगता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना और ये सब
लिखना करना, रेफरेंसेस ढूंढना, फिर तुम्हारे सामने प्रेजेंट करना है, सो दैट योर टाइम इज रिड्यूस्ड। बहुत मेहनत करना पड़ता है। उस मेहनत के बदले में एक लाइक तो बनता है। और जो भी स्टूडेंट्स है तुम्हारे फाउंडेशन वगैरह फैला दो, शेयर करो, और सबका मदद हो जाएगा तो अच्छी बात हो जाएगी। ओके, स्टॉप इट हियर।